नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस ड्राइवर के 16 सितंबर और 17 सितंबर के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी का आपको एक ही वीडियो में सारा प्रश्न कवर कराने वाले हैं। जो आपके आज से जो स्टार्ट होने वाला दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, आपको बहुत काम आने वाला है। और जिन लोगों का आज एग्जाम हो जाए प्लीज़ क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिए जिसको एनालिसिस के वीडियो मिल सके। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस के 17 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के बाकी सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, जो इसका नोडल मंत्रालय है। लेकिन इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय यानी पूर्व मानव संसाधन मंत्रालय के सहयोग से भी चलाया जाता है, ताकि लड़कियों के जीवन काल में सुरक्षा, सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। अगर बात करें कुछ प्रमुख योजना और संबंधित मंत्रालय जो आपके आगे आने वाले सीटों में जरूर पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये जो है वित्तीय समावेशन, बैंक खाते खोलना और ये जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है। सभी के लिए घर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन जो है यह स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति के लिए है और ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने से संबंधित है और ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए खाद्य और वित्तीय सहायता देना है और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वित्तीय सहायता का उल्लेख है और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए किया गया और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। समग्र शिक्षा ये जो स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन जो है हर घर जल नल के तहत शुरू किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल के बीमा संबंधित और ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना इसमें जो है SC/ST और महिलाओं उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया और ये वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल मैदान पर खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? ये हमने पहले ही शिफ्ट में कराया हुआ है, 11 खिलाड़ी हो जाएगा। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट खेल और खिलाड़ी में आगे एक सीटों में जरूर पूछा जाएगा। तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होता है, फुटबॉल में भी 11 होता है और फील्ड हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होता है। ये तीनों सेक्शन याद रखिएगा। अगर बात करें 7 खिलाड़ी वाले तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है, नेटबॉल में भी 7 खिलाड़ी होता है और वॉलीबॉल में जो है 6 खिलाड़ी होता है। अगर बात करें बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है, पोलो में जो 4 खिलाड़ी होता है और खो खो में जो है 9 खिलाड़ी मैदान पर होता है। अगर टेनिस की बात करो तो 1 या 2 हो सकता है, टेबल टेनिस में भी 1 या 2 हो सकता है। बेसबॉल में जो 9 खिलाड़ी होता है, आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2002 में 10 मीटर एयर राइफल में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष भारतीय निशानेबाज थी और वह उसी वर्ष विश्व के नंबर 1 निशानेबाज बनी थी? अंजलि भागवत बनी थी। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट निशानेबाज की तो अभिनव बिंद्रा जो है भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है जो बीजिंग 2008 में जीते थे। गगन नारंग लंदन 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है, ये भी 10 मीटर एयर राइफल में जीते थे। विजय कुमार जो लंदन 2012 में रजत पदक जीते थे, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जीते थे। ये सभी शूटिंग से संबंधित है। मनु भाकर पेरिस 2024 में कांस्य पदक जीती जो 10 मीटर एयर राइफल और मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीती थी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह। स्वप्निल कुशाले की बात करें तो पेरिस 2024 में कांस्य पदक जीते थे, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीते थे। सरबजोत सिंह जो है मनु भाकर के साथ मिश्रित टीम में पेरिस 2024 में कांस्य पदक जीते थे। राजवर्धन सिंह राठौर भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज जो एथेंस 2004 में रजत जीते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दोहरा घाटा किससे संबंधित है? दोहरा घाटा मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित और यह तब होता है जब किसी देश में एक ही समय पर राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध राज्य है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा, गुजरात। तो यहाँ पर हरियाणा जो है स्थल रुद्ध राज्य हो जाएगा। अगर बात करें भारत के कुल 9 राज्य जो है समुद्र तट से सटे हुए, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट साझा करते हैं। लेकिन गुजरात का तट सबसे विस्तृत यानी कि सबसे लंबा पूछा जाए तो आपको गुजरात ऑप्शन क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण पै द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक स्वप्न सरस्वत मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ये जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें में, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। रसीम रथी जो है रामधारी सिद्धिनकर के द्वारा लिखा गया है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। पिंजर जो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। पोन्नियन सेल्वन जो है कल्की कृष्णमूर्ति के द्वारा तमिल में लिखा गया है। रंगमूझम जो है एटी वासुदेव नायर के द्वारा मलयालम में लिखा गया है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर जो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगर बात करें प्राचीन और क्लासिकल पुस्तकें में, कामसूत्र जो है वात्स्यन के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया जो पूछा गया प्रश्न है। गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया। और ये सारे जितने भी प्रश्न है ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, और मैंने स्टैटिक जी का लगभग 4-5 वीडियो दिया हुआ है। आपके 2 जो है दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिए, उन दोनों को जाके कवर कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 8 से 10 प्रश्न आपको डायरेक्ट स्टैटिक जीके से मिलने वाला है। और सेम वो सारा प्रश्न मैंने स्टैटिक जीके में करा हुआ है, इसलिए एग्जाम से पहले सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। द एडवेंचर्स ऑफ टाइम सोयर जो है मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। द टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है हार्पर ली के द्वारा लिखा गया है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड हार्पर ली के द्वारा लिखा गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। लज्जा जो है तस्लीबा नसरीन के द्वारा लिखा गया है। साइलेंट वेपन्स डेडली सीक्रेट जो है डॉक्टर मृण्मय भूषण के द्वारा लिखा गया है। व्हाइट भारत मैटर जो है सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के इतिहास में सबसे पहले किन शासकों ने अपने सिक्कों पर राजाओं की तस्वीर और नाम अंकित करवाया था? इंडो ग्रीक शासकों ने ऐसा करवाया था। अगर बात करें भारत के इतिहास में, इंडो यूनानी शासकों ने सबसे पहले अपने सिक्कों पर राजाओं के चित्र अंकित करवाए, जिसके बाद सातवाहन फिर कुषाण शासकों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। खासकर कुषाणों ने अपने नाम और प्रतिमा के साथ सिक्के जारी किए, और बाद में गुप्त शासकों ने भी इस प्रथा को अपनाया, जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक घाटा क्या दर्शाता है? प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार को अपने खर्च जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा को पूरा करने के लिए कितना उधार लेने की आवश्यकता है। यह राजकोषीय घाटे और पुराने कर्जों पर दिए जाने वाले ब्याज के बीच का अंतर होता है, जिससे सरकार के वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य के ऋण के बोझ का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबड्डी के नियमों के अनुसार टैकल का कौन सा तरीका अवैध माना जाता है? कबड्डी में टैकल तरीके कई तरीके अवैध माने थे, क्योंकि इनसे खिलाड़ी की सुरक्षा को खतरा होता है या खेल के निष्पक्ष संचालन के विरुद्ध है। प्रमुख अवैध टैकल तरीके में शामिल है, जैसे शारीरिक नुकसान पहुंचाना, कलाई, गर्दन या टखने को मरोड़ना, गला घोटना या दम घोटने की कोशिश करना, हिंसक प्रहार, सिर से मारना, लात मारना, काटना, खरोचना, मुक्के मारना या खुले हाथ से थप्पड़ मारना, ये सभी तरीका अवैध है। अनैतिक पकड़ में खिलाड़ी के बाल या कपड़े पकड़ना, अनुचित अवरोध में पीछे से पैर मारना, ये सभी अवैध तरीका है। खतरनाक तकनीक में फ्लाइंग सीजर्स का उपयोग करना, यदि शरीर का संपर्क नहीं हो, या रेडर के सिर को जमीन पर मारना। मुंह बंद करना, डिफेंडर जानबूझकर रेडर का मुंह बंद करके उसकी कबड्डी की सांस तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते, ये सभी अवैध तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन
28 मई 1990 को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से किया गया, जो सरकारी आयोग की सिफारिश के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, एकदम इजी पूछा गया है, 11 खिलाड़ी हो जाएगा। अगर बात करें हॉकी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में, तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक गोलकीपर और 10 फील्ड खिलाड़ी होता है, और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हो सकते हैं। खेल के समय की बात करें तो इसका जो समय होता है 60 मिनट का होता है, जो 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में बांटा होता है, बीच में और क्वार्टर के बाद ब्रेक होता है। इसलिए आपको 60 मिनट याद रखना है, क्योंकि आगे जो है एग्जाम में आपके हॉकी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात करें स्टिक्स और गेंद में, खिलाड़ी केवल अपने स्टिक्स के सपाट हिस्से फ्लैट साइड से गेंद को खेल सकते हैं। गेंद को शरीर, पैर या पीछे के हिस्से बैक ऑफ द स्टिक से नहीं छू सकते हैं। अगर बात करें फाउल और पेनल्टी की, तो येलो कार्ड चेतावनी के लिए दिया जाता है, रेड कार्ड जो खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेज दिया जाता है। पेनल्टी कॉर्नर की बात करें तो डिफेंसिव सर्कल के पास फाउल होने पर मिलता है। इसके अलावा पेनाल्टी स्ट्रोक गोल के ठीक सामने फाउल होने पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हॉकी टीम के 30 मैच के जीत का रिकॉर्ड कब टूटा था? ये जो 1960 के रोम ओलंपिक में ये रिकॉर्ड टूट गया था। अगर डिटेल में बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का लगातार 30 मैचों के जीत का रिकॉर्ड रोम 1960 ओलंपिक फाइनल में पाकिस्तान के हाथों 0-1 से हारने के साथ टूट गया था, जिसके बाद टीम ने कई साल तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता, लेकिन बाद में टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतकर वापसी किया और एशियाई खेलों और चैंपियन ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उनकी ऐतिहासिक विरासत कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जबकि शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सभी अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? स्पेन के बार्सिलोना शहर में किया गया था। और ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछा गया है। 1971 का पहला हॉकी विश्व कप पुरुष स्पेन के बार्सिलोना शहर में आयोजित किया गया था, जहां पाकिस्तान ने फाइनल मैच में स्पेन को हराकर यह खिताब जीता था। हालांकि मूल रूप से यह पाकिस्तान में होना तय था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे बार्सिलोना हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2018 के बुकर प्राइज मैन बुकर पुरस्कार में किस भाषा की पुस्तक को मिला था? ये जो अंग्रेजी भाषा की पुस्तक मिल्क मैन को दिया गया था। 2018 का मैन बुकर पुरस्कार अन्ना बंस की पुस्तक अंग्रेजी भाषा की किताब मिल्क मैन को मिला, जो उत्तरी आयरलैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित एक उपन्यास है। और यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यासों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माझी वसुंधरा योजना किस राज्य से संबंधित? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर बात करें माझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार से संबंधित, जिसे राज्य के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे 5 तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चापचार कूट त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? ये मिजो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगर बात करें चापचार कूट त्यौहार मुख्य रूप से मिजोरम में राज्यों के मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो झूम खेती के पूरा होने के बाद वसंत ऋतु में आता है और पारंपरिक नृत्य जैसे चेराव, बांस नृत्य, संगीत और दावतों के साथ मनाया जाने वाला एक नृत्य है। और महत्वपूर्ण फसल उत्सव है, जो एकता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? ये इसमें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 था, इसी वर्ष में शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य जो है तीव्र औद्योगिकरण और रोजगार को बढ़ाना था। यानी ये भारी उद्योग पर केंद्रित था। और ये जो है किस मॉडल पर था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर था।
अगर बात करें 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना भी 1 सितंबर 1956 को किया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव भी 1956 में ही पारित किया गया था। इस नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार, भारी उद्योग के विकास, छोटे और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर जोर दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 मार्च 2025 को देश की पहली विधि सचिव कौन नियुक्त हुई है? ये जो अंजू राठी राणा नियुक्त हुई है, और ये मैंने स्पीडी करंट पर जो दिया हुआ है उसमें मैंने बहुत बार कराया हुआ है, जाके आप लोग करंट पर जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताइएगा। अगर बात करें डॉक्टर अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है जो कानूनी मामलों के विभाग के प्रमुख है, और इस ऐतिहासिक पद पर नियुक्ति होने वाली वह पहली महिला है। उन्होंने नितेन चंद्रा का स्थान लिया और इस पद पर 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संजय बारू की पुस्तक द एक्सटेंडल प्राइम मिनिस्टर में किस प्रधानमंत्री की बात किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात किया गया है। यह पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 के दौरान उनके मीडिया सलाहकार के रूप में संजय बारू के अनुभवों पर आधारित है। फिल्म रूपांतरण की बात करें, इसी पुस्तक पर आधारित एक फिल्म भी बनी है जिसका निर्देशन विजय रत्नाकर गुट्टे ने किया था, जिसका नाम भी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1971 में पहले पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था? इसका खिताब जो पाकिस्तान ने जीता था। अगर बात करें 1971 के पहले पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब पाकिस्तान ने जीता। उन्होंने फाइनल में मेजबान स्पेन को 1-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत हासिल किया था। यह टूर्नामेंट बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था और पाकिस्तान हॉकी विश्व कप का उद्घाटन चैंपियन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी उससे पहले आपको पुरुष हॉकी टीम के आपको भारत के बारे में जिक्र कर देते हैं जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल जो है 13 पदक जीता है, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल है। और ये ओलंपिक इतिहास की सबसे सफल टीम है जिन्होंने 1928 से लेकर 56 तक लगातार 6 बार जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। वहीं बात करें 1964 और 80 में स्वर्ण पदक जीते, साथ ही हाल ही में 2020 और 24 में कांस्य पदक भी जीता है। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने केवल 1 बार जो है वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोहराय त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये जो पशुधन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। मैं आपको हर बार बोले हैं, सीएचएसएल में मैंने बहुत बार कराया हुआ है। जो आर्ट एंड कल्चर से आपको भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी के कंप्लीट करने के लिए बोले थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा तो बहुत अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं। अगर बात करें सोहराय त्यौहार मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और असम में मनाया जाने वाला एक फसल और पशु उत्सव है जो दिवाली के बाद आता है, जहां लोग अच्छी फसल और पशुधन के प्रकृति का आभार व्यक्त करते हुए घरों की लिपाई पुताई और दीवारों पर चित्रकारी करते हैं और मवेशियों की पूजा करते हैं, जिसमें संथाल, मुंडा और उरांव जैसे आदिवासी समुदाय प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 के माध्यम से यह जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य मुख्य जो है भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था, ताकि उन्हें मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दिया जा सके। यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लाया गया था, ताकि जमींदारी उन्मूलन जैसे सामाजिक आर्थिक सुधारों को लागू किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के नियम के अनुसार पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले का वजन कितना होता है? 800 ग्राम का होता है। अगर बात करें पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भाले का वजन 800 ग्राम लगभग 1.8 पाउंड का होता है और इसकी लंबाई 2.6 से लेकर के 2.7 मीटर के बीच होना चाहिए, जबकि महिलाओं के भाले का वजन जो है 600 ग्राम का होता है। वजन 800 ग्राम हो जाएगा, लंबाई 2.6 से लेकर के 2.7 मीटर के बीच होना चाहिए। वही फीट की बात करें तो 8.53 से लेकर के 8.86 फीट का होता है। वही महिला भाले का वजन जो है 600 ग्राम होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.2 से 2.3 मीटर का होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का जिक्र किया गया है? पांचवी पंचवर्षीय योजना में जिक्र किया गया है। मैं आपको हर बार बोल रहे हैं जाके स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लिए, आपको अधिकतर प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए बिल्कुल स्टैटिक जीके का जितना भी वीडियो मैंने दिया हुआ है सारे कंप्लीट कर लीजिए, आपको हर एक टॉपिक मैंने कराया हुआ है। अगर बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का मुख्य जोर गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ, रोजगार और न्याय पर था, जिसमें कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य था। लेकिन 1978 में नई सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP और 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट जैसे महत्वपूर्ण पहल शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर सानिया मिर्जा हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा, जिन्होंने 2009 में महेश भूपति के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिश्रित युगल का खिताब जीता था, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने अपने करियर में कुल 6 ग्रैंड स्लैम यानी कि 3 मिश्रित युगल और 3 महिला युगल जीता है, और महिला युगल रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली भी वो पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ष 2008 में कन्नड़ साहित्य के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक और उनके किस कृति के लिए दिया गया था? श्रीनिवास वी वैद्य को दिया गया था, और उनके कृति जो उपन्यास हल्ला बंटू हल्ला के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लैंगिक असमानता सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ये जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, और ये मैंने जो है स्पीडी का जो मैराथन वीडियो करंट पर कराया हुआ है वो सारा आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। जितने भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो सभी का मैंने एक ही वीडियो दे दिया हुआ, मैराथन 9 घंटे का है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका जितना भी करंट अफेयर आ रहा है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, और एक स्टैटिक जीके का कंप्लीट कर लीजिए, आपको जितना भी टॉपिक है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 2 ही वीडियो आपको देखना है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार में लैंगिक असमानताओं को मापता है, और यह उनकी मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा यूनेस्को शिक्षा में समानता के लिए लिंग समानता सूचकांक यानी GPI जारी करता है, और यह विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिप्स चक्र किससे संबंधित है? फिलिप्स चक्र मुख्य रूप से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम से संबंधित है, जो बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ता है, और इसके विपरीत जब बेरोजगारी बढ़ता है तो मुद्रास्फीति कमता है। यह अर्थशास्त्री AWA फिलिप्स द्वारा प्रस्तुत एक आर्थिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सभी को पता है, काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये भी मैंने स्टैटिक जीके में बहुत बार कराया हुआ है। ये जितना भी प्रश्न है ये सभी स्टैटिक जीके का ही प्रश्न है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित है, और फुमदी वनस्पति के लिए प्रसिद्ध, जहाँ संगाई हिरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017 का अंडर-17 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन भारत में किया गया था। 2017 का अंडर-17 फीफा फुटबॉल विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था, जो देश में आयोजित होने वाला पहला फीफा टूर्नामेंट था, और इसका फाइनल कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था। यह टूर्नामेंट 6 से 28 अक्टूबर 2017 के बीच 6 शहर नई दिल्ली, गोवा, कोलकाता, कोची, गुवाहाटी और नवी मुंबई में हुआ था। अब जो है कुछ रीजनिंग का प्रश्न मिले हैं वो भी देख लीजिए। एक जो है इसका एनालॉजी का प्रश्न है, 22 का संबंध 1030 से है तो 26 का संबंध किससे हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन जो है 1430 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और प्रश्न देखिए, इस सीरीज का पूछा गया था 2, 5, 11, 23, 47, इसके बाद क्या आएगा? एकदम सिंपल, देखिए 2 का दोगुना करके 5 यानी कि दोगुना करके +1 किया गया, 2 दूना 4 5 हो गया, फिर 5 का दोगुना 10, 10 का +1 जोड़ दिया 11, 11 का दोगुना 22, 22 में 23 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया गया 23 हो गया, 23 का दोगुना 46 प्लस 1 को जोड़ दिया गया 47 हो गया, फिर 47 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 47 का दोगुना और +1 जोड़ेंगे 95 हो जाएगा, ये इसका 95 राइट आंसर
हो जाएगा। देखिए सभी में क्या किया गया, दोगुना करके +1 किया गया। 2 का दोगुना 4 + 5, 5 का दोगुना 10, 1 11, 11 का दोगुना 22, 1 23, 23 का दोगुना 46, 1 47, 47 का दोगुना 94, 1 95 हो जाएगा। अब ये प्रश्न जो है 16 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट का सारा प्रश्न होने वाला है, और मैंने आज के 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों वीडियो दे दिया हो, जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल जो है राग दरबारी उपन्यास के लेखक। अगर बात करें राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जिसके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ऐसा उपन्यास है जो गाँव की कथा को माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खो खो खेल की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में खो खो खेल की उत्पत्ति हुआ है। अगर बात करें खो खो खेल की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुआ, जहां इसे प्राचीन काल में रथों पर खेला जाता था और राठेरा के नाम से जाना जाता था। पुणे शहर को इसके आधुनिक स्वरूप के मानकीकरण का श्रेय दिया जाता है, जहाँ 1914 में इसके नियम बने और पहला टूर्नामेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शूद्रक का द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन है? मृच्छकटिकम हो जाएगा। लेखक की बात करें तो महाराज शूद्रक हो जाएगा। नाटक का अर्थ मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना होता है। मुख्य विषय की बात करें तो चारुदत्त यानी गरीब ब्राह्मण और वसंत सेना जिसे गणिका की प्रेम कहानी, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक षड्यंत्र भी शामिल है। यानी मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम जनधन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन यानी हर घर में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने इसका उद्देश्य है। बचत खाते खोलना है, जीरो बैलेंस पर खाते खोलने की सुविधा मिला, ऋण की आवश्यकता अनुसार ऋण जैसे ओवरड्राफ्ट सुविधा मिला। बीमा की बात करें 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा इसमें कवर किया गया था। पेंशन के अलावा अटल पेंशन बीमा योजना के माध्यम से पेंशन सुविधा भी दिया गया। धन प्रेषण पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा दिया गया। वित्तीय साक्षरता लोगों को बचत और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम के जो बारे में जागरूक करना। संक्षेप में यह योजना देश के गरीब और वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़कर सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खो खो खेल में बचाव टीम के कितने खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं? 3 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। अगर बात करें प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 9 मैदान पर खेलते हैं। अगर बात करें मैच में 4 बारी यानी 2 चेजिंग और 2 रनिंग होता है। हर बारी 9 मिनट का होता है। शुरुआत जो है टॉस से तय होता है कि कौन सी टीम पहले चेज यानी पीछा करेगा और कौन सी टीम रन यानी बचेगा। चेजिंग जो है पीछा करने के नियम की बात करें तो पोजीशन में चेजर बीच की लेन में बैठकर खो देते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठ देखते हैं। खो देना एक चेजर दूसरे चेजर की पीठ थपथपाकर और जोर से खो बोलकर पीछा करने का मौका देता है। यह काम बिना गैप के होना चाहिए। सेंटर लेन जो है चेजर सेंटर लेन को पार करना या छूना नहीं कर सकते हैं। दिशा बदलना, चेजर पोल के चारों ओर दौड़कर दिशा बदलते हैं। रनिंग, बचने वाला डिफेंडर के नियम की बात करें तो पोजीशन में डिफेंडर सेंटर लेन के अंदर खड़े होते हैं, उन्हें चेजर से बचना होता है। सीमा की बात कर डिफेंडर सेंटर लेन पार नहीं कर सकते, लेकिन वो चेजर से बचने के लिए अस्थायी रूप से लेन से बाहर कूद सकते हैं। आउट होना में यदि कोई डिफेंडर आउट हो जाता है तो वह लॉबी से सिटिंग बॉक्स में वापस आ जाता है। स्कोरिंग और जीत की बात करें तो जो टीम कम समय ज़्यादा डिफेंडर को आउट करता है वह जीतता है। अगर बात करें फाउल में तो जल्दी खो कहना, खो कहे बिना छूना, सेंटर लेन पार करना या बिना खो के लिए उठना, ये सभी फाउल माना जाता है। ये सभी नियम आपको भी पता रहना चाहिए। भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण हो जाएगा। महिला में पूछा जाए तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला जो वित्त मंत्री है वह निर्मला सीतारमण, जिन्हें 31 मई 2019 को नियुक्त किया गया था और उन्होंने इस पद पर रहते हुए कई केंद्रीय बजट पेश किए हैं, जिसमें वो इतिहास में यह दर्जा पाने वाली पहली महिला बनी है। अगर बात करें भारत के पहले पूर्णकालिक वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी थे, जिन्होंने 1947 में स्वतंत्रता के बाद पहला केंद्रीय बजट पेश किए और 1947 से 49 तक इस पद पर रहे थे, जो स्वतंत्र भारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शुरुआत था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें कुछ अन्य देशों में जो आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति जवाबदेही लिया गया है। इसके अलावा बात करें अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएस पे लिया गया है और राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया? मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा लिया गया है और अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लिया गया है। सोवियत संघ यानी कि रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। इसके अलावा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है यह देश नहीं बल्कि एक अधिनियम है पर मुख्य स्रोत है, यानी अधिकतर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, ये सभी जो है 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी किसके पास था? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के पास था। अगर बात करें विकसित भारत युवा सांसद और उससे जुड़े कार्यक्रम युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित किए जाते हैं, जो भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने और उन्हें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए तैयार करने का एक राष्ट्रीय मंच है, जिसमें माई भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। और यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र, NYKS और NSS जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैसाखी का त्यौहार सिखों द्वारा किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार मुख्य रूप से 2 कारणों से मनाया जाता है। फसल कटाई का उत्सव यानी विशेषकर रबी फसल जैसे गेहूं की कटाई की खुशी में, और सिखों के लिए खालसा पंथ की स्थापना का दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा, जो सिख नववर्ष की शुरुआत और समानता के सिद्धांतों का प्रतीक, जिसमें किसान और सिख समुदाय दोनों अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नए साल का स्वागत करने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है यह विश्व बौद्धिक संपदा यानी वीपो द्वारा कर्नेल विश्वविद्यालय और INECD के सहयोग से जारी किया जाता है, जो दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी स्मृति मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूम खेती सबसे अधिक भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट राज्य और उससे संबंधित, तो पूर्वोत्तर भारत में असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन सभी में झूम या स्लैश या वन कृषि कहा जाता है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? बेबर या दहिया कहा जाता है, साथ में दीप भी कहा जाता है। अगर बात करें उड़ीसा में क्या कहा जाता है? साथ में आंध्र प्रदेश के कुछ सीमा पर पोडू, पामाडावी और कोमान कहा जाता है। केरल की बात करें तो केरल में इसे जो पूनम और कुमारी कहा जाता है। राजस्थान में इसे बतरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में कु या कुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1982 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? गैब्रियल गार्सिया मार्केज को मिला था। 1982 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार कोलंबियाई लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज को उनके उपन्यास और कहानियों के लिए मिला, जिन्होंने कल्पना और यथार्थवाद को मिलाकर एक महाद्वीप के जीवन और संघर्षों को दर्शाया है, खास और उनके जादुई यथार्थवाद शैली के लिए, जिसमें उनका प्रसिद्ध उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2008 का IPL का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। अगर बात करें 2008 का इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल एक दिन रात्रि 2020 क्रिकेट मैच था, जो 1 जून 2008 को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि किनका अंतर है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर का ये अंतर हो जाएगा। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, जिसमें प्रवासन शामिल नहीं होता, यह बताता है कि केवल प्राकृतिक कारक जैसे जन्म और मृत्यु के कारण जनसंख्या कितनी बढ़ी या घटा है। जबकि कुल जनसंख्या वृद्धि में जन्म, मृत्यु, अप्रवासन और उत्प्रवासन सभी को शामिल किया जाता है, जिसे एक पूर्ण तस्वीर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व कबड्डी 2004 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? साउथ कैनारा स्पोर्ट्स क्लब मुंबई में खेला गया था। कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 मुंबई, भारत में आयोजित किया गया था, जहां भारत का फाइनल में ईरान को हराकर पहला विश्व कप जीता था। दूसरा विश्व कप 2007 में पनवेल, भारत में आयोजित किया गया और भारत एक बार फिर चैंपियन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सरकार नगर निगम के कर में कमी कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था? सभी को पता है, भारी उद्योग पर केंद्रित था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य लक्ष्य तेज औद्योगिकरण, विशेषकर भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना था, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस दौरान भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए और अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण आधार को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। एक जो मैथ का क्वेश्चन मिला था, इसको सॉल्व करना था, एकदम सिंपल है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक और मैथ का मिला है, 100 रुपये में 5 कलम खरीदे जाते हैं तो एक पेन का कीमत क्या हो जाएगा? सिंपल 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 रुपया आ जाएगा। एक कलम का कीमत कितना आ जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। तो आज के जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गए, साथ में 16 दिसंबर का भी मैंने प्रश्न कंप्लीट करा दिया है और आपको 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड दोनों को मिल गया है। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, तो आज के कुछ प्रश्न पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आपको जल्द ही पूरा जो कंपाइल करके सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं लिए है तो जाइए कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधी सभी का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। आपको केवल एक पास से आपको सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं और खासकर आपको दिल्ली पुलिस का जो एनालिसिस का मॉक भी मिल जाएगा, जिसे आप लगाकर बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आपको सेम 100% आप जो एकदम रियल प्रश्न मिल जाएगा, जो मॉक के रूप में रहेगा, उसको लगाइएगा। आपको मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, साथ में जीएस के जितने भी जो होगा, करंट अफेयर सारा मिल जाएगा, एकदम रियल प्रश्न मिल जाएगा। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ साथ में क्यूज और जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा मिलता रहता है। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम में जो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।